Good morning to all students. मैं टीकेंद्र कुमार गुप्ता, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर। डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो टॉपिक है सामाजिक अध्ययन का चैप्टर मानचित्र कला की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मानचित्र के द्वारा हम किस प्रकार से किसी चीज की पता लगा सकते हैं, किसी चीज के बारे में जान सकते हैं। हम आज मानचित्र के बारे में अध्ययन। हेलो दोस्तों, आज मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि मानचित्र के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा और मानचित्र के बारे में अनेक चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त की होगी। तो आज हम चलते हैं मानचित्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कि मानचित्र के द्वारा हम किस प्रकार से किस किस चीजों का पता लगा सकते हैं। मानचित्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है? पृथ्वी का जो आकार है गोलाकार है, इसलिए इसको प्रदर्शन के लिए या ग्लोब के माध्यम से हम हर एक चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। पृथ्वी के स्वरूप का गहन विस्तृत ज्ञान के लिए ग्लोब का प्रयोग छोटे क्षेत्र के लिए समय पर ग्लोब का अधिकतम आधा भाग देखा जा सकता है। हम किस प्रकार आधा भाग देखते हैं, इस चीज से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हर चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। ग्लोब का प्रयोग भी असुविधाओं के कारण मुख्यतः मानचित्र का ही प्रयोग करते हैं। ग्लोब के साथ साथ हम मानचित्र के द्वारा ही उनके मानचित्र पर बनी हुई आकृति के आधार पर हम हर एक चीज का पता लगा सकते हैं। मानचित्र का अर्थ, विशेषताएं, घटक, दूरी, दिशा, प्रतीक, मानचित्र के प्रकार, उपयोगिता आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मानचित्र भूगोल का एक अनिवार्य उपकरण है। मानचित्र ऐसी सांकेतिक लिपि है जिसमें भूगोल को अपरिचित ज्ञान रूपी खजाना छिपा हुआ है। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं। मैप शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के मैपा से हुई। मैपा शब्द जो शाब्दिक अर्थ है वो मेजपोस से लिया गया है, जिसका मतलब रुमाल होता है। अतः मध्यकालीन युगों में कपड़े पर बने संसार के चक्र मानचित्र मैपा मुंडी कहलाने वाले विभिन्न विद्वानों द्वारा मानचित्र की परिभाषाओं को दिया गया। मानचित्र की परिभाषाओं को अनेक विद्वानों ने अपने मत के अनुसार दिया। जो जैसे कि विद्वान रिसर्च किए उसी के अनुसार जिस चीज के बारे में उनको अच्छे से ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ, उसी प्रकार से उन्होंने मानचित्र के बारे में बताया। जैसा कि मानचित्र धरातल के आलेखीय निरूपण होते हैं, फ्रिंज तथा तीव्रता के द्वारा बताया गया। निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र कहलाते हैं। F.J. हाउस के अनुसार बताया गया। दूसरा है मोक हाउस के अनुसार मानचित्र कला धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रक तथा मानचित्र के प्रक्रम की संपूर्ण श्रृंखला को जो व्यक्त करता है उसे मानचित्र कहते हैं। रोबिन्स के अनुसार उन्होंने अपने अनुसार में व्यक्त किया कि मानचित्र विभिन्न मूल रूप से एक ऐसी पद्धति से संबंधित है जिसके द्वारा बृहत या लघु क्षेत्र पृथ्वी के अन्य ग्रहों की क्षेत्रीय विशेषताओं को संकुचित रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है वे सहज ही दृष्टिगत होते हैं। इरविन रेंज के अनुसार परिभाषा व्यक्त किया कि मानचित्र विज्ञान मानचित्र चार्टों, ग्लोबों तथा उच्चावचों के प्रतिरूपों को बनाने के लिए आवश्यक है।
मानचित्र कला की प्रकृति। मानचित्र कला की प्रकृति के बारे में जैसा कि बताया गया कि मानचित्र कला में मानचित्रों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसमें केवल पृथ्वी के खगोलीय पिंडों को आलेखित नहीं किया जाता है, अपितु पृथ्वी के जितने भी संबंध में अनेक जटिलताओं तथ्यों को भी अध्ययन किया जाता है। जितने भी जटिल तथ्य होते हैं उनको जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र जटिल तथ्यों को मानचित्रों, चार्टों, आरेखों, फोटोग्राफों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि फोटोग्राफों के अंतर्गत भौतिक भूगोल से संबंधित समस्त तथा सामाहिक होने वाले जितने भी कारक हैं वो मानचित्र के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं। मानचित्र कला का क्षेत्र। मानचित्र कला का क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत न केवल मानचित्र पर बनाए गए आलेख अपितु अन्य तथ्यों को भी समाहित किया जाता है। मानचित्र निर्माणकर्ता मानचित्र बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाता है। जिस प्रकार जिस मानचित्र के द्वारा व्यक्ति समझना चाहता है या समझता है उसी प्रकार से मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। मानचित्र विज्ञान के अंतर्गत भौगोलिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र तथा थीमेटिक मानचित्र, जेनेटिक मानचित्र एवं वैज्ञानिक मानचित्र कला सम्मिलित है। रॉबिन्स ने मानचित्र कला विज्ञान की एक संवाददाता की पद्धति माना है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या चित्रण करके संवाद पहुंचाता है या व्यक्त करता है, उसी प्रकार से मानचित्र विभिन्न तथ्यों को मानचित्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है। बात करते हैं मानचित्र का अर्थ तथा परिभाषा। मानचित्र का अर्थ तथा परिभाषा के बारे में यदि हम आपको बताते हैं तो मानचित्र में समस्त पृथ्वी के उसके वांछित, आंशिक तथा समानुपात प्रदर्शन होता है। मानचित्र मापन के अनुसार सांकेतिक चित्रों के द्वारा समतल सतह या कागज पर बनाया जाता है। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहा जाता है। इस मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मापा शब्द से हुई, जिसका अर्थ कपड़े का रुमाल होता है। प्राचीन काल में मानचित्र कपड़े पर बनाए जाते थे, जिससे सभी चित्रों को दर्शाया जाता था और मैप के द्वारा व्यक्ति अनेक जगहों के बारे में पता लगाता था। बात करते हैं मानचित्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। मानचित्र की विशेषताओं की में चर्चा करते हैं तो मानचित्र एक परंपरागत या सांकेतिक प्रदर्शन करता है, जिसमें पृथ्वी पर दिखाई देने वाले प्राकृतिक दृश्य तथा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन पूर्व निश्चित संकेतों द्वारा किया जाता है। मानचित्र सांकेतिक भाषा में प्रयोग किए गए चित्रों को भारत में संयुक्त या प्रयुक्त चिन्हों द्वारा प्रदर्शन सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। मानचित्र का निर्माण समतल सतह तथा कागज पर बनाया जाता है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृथ्वी का धरातल समतल न होकर गोलाकार होता है। इसके साथ साथ ही पृथ्वी पर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाले प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत वस्तुएं दिखाई देती हैं। मानचित्र में गहराई तथा ऊंचाई प्रदर्शन सरलता पूर्वक नहीं किया जाता, जिससे पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होता। कुछ अंशों में ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मानचित्र का महत्व। मानचित्र का महत्व हम किस जगह पे किस प्रकार से करते हैं। मानचित्र भूगोल तथा भूगोलवेत्ता के लिए एक आवश्यक अंग तथा अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस कथन के अनुसार
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि मानचित्र शासकों द्वारा यात्रियों के लिए सहयोगी पर निर्देशक का कार्य करता है। राज्य तथा जिलों के अनुसार सीमाओं को ठीक ठीक निर्धारण करने के लिए मानचित्र द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। न्याय प्रबंधन सीमा आयोगों द्वारा न्यायाधीशों की सहायता करते हैं। सहायता तथा आवागमन के कार्यों में जनता की सुविधा के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। नई नई सड़कें, नई रेलवे लाइनें, नहरें आदि बनाई जाती हैं, जिनका पैमाइश के लिए विशेष प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। मानचित्र पर बात करते हैं। मानचित्र के अनुसार कुछ अन्य तथ्य हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि मानचित्र का उपयोग वस्तुतः जानकारी प्रदान करना, कि जैसा कि हम मानचित्र के माध्यम से कैसे किसी चीज की जानकारी प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में मानचित्र का मुख्य उद्देश्य किसी स्थान वस्तु का जानकारी प्रदान करना होता है। मानचित्र की सहायता से कोई भी व्यक्ति किसी भी अपरिचित स्थान पर आसानी से पहुंच जा सकता है। पृथ्वी की एक दृष्टि में यदि हम बात करते हैं तो मानचित्र एक मार्ग प्रदर्शक एवं भौगोलिक यंत्र है। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा होता है कि उसके संपूर्ण भाग को एक दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, परंतु मानचित्र पृथ्वी के विशाल आकार का छोटा करके उसकी प्रकृति स्थित ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार मानचित्र के द्वारा पृथ्वी के संपूर्ण भाग को एक दृष्टि में हम देख सकते हैं। विविधताओं का प्रस्तुतिकरण, हम विविधताओं का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में उसकी बनावट, जलवायु, जनसंख्या, आर्थिक व राजनीतिक दशाएं, खनिज संपदा, मिट्टी, वनस्पति भिन्न भिन्न होती है। मानचित्र के द्वारा इन सभी का अलग अलग अथवा सामूहिक प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। भौगोलिक स्थिति का प्रदर्शन हम किस प्रकार करते हैं। पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग को भौगोलिक स्थिति, धरातलीय स्वरूप, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, झाड़ियां हो, महासागर हो, झीलों की स्थिति और अनेक संसाधनों की स्थिति का ज्ञान मानचित्र के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसा कि अदृश्य तत्वों का चित्रण हम किस प्रकार करते हैं। आदर्श तत्वों का चित्रण पृथ्वी पर जब पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अदृश्य तत्वों या पदार्थों का चित्रण भी मानचित्रों पर किया जाता है, जिससे मानचित्रों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिजों को भी पता लगा सकते हैं। जैसे कोयला, सोना, हीरा आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। भूगोल का ज्ञान सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के माध्यम से भूगोल की खोजों को सुरक्षित रखने के लिए मानचित्रों के उद्देश्य के लिए ये मानचित्र भविष्य में नई खोजें अपनाने के लिए खोजें करने के लिए सहायक होते हैं। आपसी संबंध व्यक्त करना, हम भूगोल के या मानचित्र के माध्यम से आपसी संबंध को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। मानचित्र का उद्देश्य पृथ्वी तल के लक्षणों एवं स्थानों को प्रदर्शित करना, उनके आपसी संबंधों के बारे में व्यक्त करना। कि आपसी संबंध या व्यक्त करना हम मानचित्र के माध्यम से ही समझते हैं। मानचित्रों के घटक
कितने होते हैं? मानचित्रों के अध्ययन या अध्यापन के लिए 3 प्रमुख घटकों का हम व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब तक मानचित्रों के माध्यम से हम व्यवहारिक ज्ञान नहीं जानते, तब तक हमें मानचित्र का कोई प्रयोग हम अच्छी भली भांति से नहीं कर सकते। बिना बिना इनके मानचित्र का निर्माण, मानचित्र को समझाना कठिन हो सकता है। जब तक मानचित्र को सही या अच्छी दृष्टि से न समझा जाए, न बनाया जाए, तो मानचित्र का कोई अभाव नहीं है। हम बिना मानचित्र के किसी चीज का पता नहीं लगा सकते। जैसा कि दिशा, दूरी, प्रतीक, चिन्ह, ये आपके मानचित्र को भली भांति से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने और समझाने के घटक हैं। दिशा मानचित्र का एक प्रमुख घटक है। किसी भी प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन के लिए, दिशा का ज्ञान कराने के लिए मानचित्र के ऊपर और दाहिनी ओर कोने पर तीर का निशान बना होता है। कहीं पर आप देखेंगे, कोई भी जगह देखेंगे, तो वो किसी तीर के माध्यम से या किसी संकेत के माध्यम में आपको दर्शाया जाता है। जिसके ऊपर तीर पर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर उत्तर या नॉर्थ लिखा होता है, जिससे हम उत्तर दिशा के बारे में जान सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को प्रधान बिंदु या दिक् कहते हैं। मध्य की 4 अन्य दिशाओं को ज्ञान की सामाजिक विषय के अध्ययन में ये बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। बात करते हैं दूरी। दूरी एक ऐसा आरेख है जो संपूर्ण संसार या उसके किसी एक भाग को छोटा करके कागज पर दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। पैमाने का चयन अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाता है तथा 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी वास्तविक दूरी चाहे वह तभी संभव है जब कागज पर एक छोटी दूरी धरातल की वास्तविक दूरी पर पड़ती है। जिस प्रकार मानचित्र में दर्शाए गए तीर द्वारा या दिखाई देता है कि उसी प्रकार मानचित्र या पैमाने को हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि मानचित्र जो है एक आरेख है जो पूरे संसार, उसके किसी भाग को छोटे कागज पर उसकी आकृति बना दी जाती है, जिससे मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। पैमानों का जो चयन होता है अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, जिससे हम उसकी वास्तविक दूरी को पता लगा सकते हैं। पैमाना का मापक जो होता है 2 बिंदुओं के बीच की मानचित्र की दूरी और उन्हीं 2 बिंदुओं की धरातल की वास्तविक दूरी, जिसके माध्यम से हम प्रारंभिक दूरी और 2 बिंदुओं की धरातल की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसा कि वास्तविक दूरी 200 किलोमीटर है, पैमाना हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो 50 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक, इस प्रकार से हम पैमाना मानते हैं, इसी प्रकार से हम दूरी ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घमापक मानचित्र और लघुमापक मानचित्र। दीर्घमापक मानचित्र क्या होते हैं, लघुमापक मानचित्र क्या होते हैं। जैसा कि जो दीर्घमापक मानचित्र होते हैं वो दीर्घमापक मानचित्र, लघुमापक मानचित्र। दीर्घमापक मानचित्र जो है किसी प्रकार जब हमें कभी एक छोटे क्षेत्र वाले भाग, जैसे आपके शहर गांव या कागज पर दिखाया जाता है, तब बड़े पैमाने का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 500 मीटर की दूरी पर मानचित्र 5 सेंटीमीटर दर्शाता है, इसे हम लघुमापक मानचित्र कहते हैं। जो
छोटे पैमाने पर जो लघु मापक होते हैं वो केवल गांव या शहर को कागज के माध्यम से दर्शाया जाता है। जो दीर्घ मापक होता है वो बड़े बड़े क्षेत्रों पर दर्शाया जाता है। जैसा कि महाद्वीपों और देशों को कागज पर क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाया जाता है, वो लघु मापक या मापनी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि किसी स्थान के 500 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी दर्शाती है, उसे लघुमापक मानचित्र कहते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह यदि किसी मानचित्र का तृतीय घटक जब दर्शाया जाता है तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में अनेक प्रकार की आकृतियां, भवनों, पुलों, वृक्षों, सड़क मार्गों, नहरों, कुओं, धार्मिक स्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करना असंभव होता है। हम बात करते हैं परंपरागत चिन्हों के साथ साथ मानचित्र में रंगों का प्रयोग कर प्रतीक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं। जैसा कि पर्वतीय भाग हम भूरे कलर का प्रयोग करते हैं, पठारी भाग जो होता है पीले कलर का प्रयोग करते हैं, हरे भरे मैदानी भाग होते हैं वो जो हरे रंग का प्रयोग करते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां जो होती हैं लाल रंग का प्रयोग करते हैं, तालाब, नदी, झील, सागर नीला रंग से हम प्रयोग करते हैं, सीमाएं काली रंग की पट्टी से प्रयोग करते हैं। बात करते हैं मानचित्र में, मानचित्र की सुविधानुसार कुछ चीजें दी गई हैं, उनको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसा कि रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन का जो संकेत होता है इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार से आपके मैप में दिख रहा है। कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें हम लाइनों के माध्यम से, डाटा के माध्यम से समझ सकते हैं। जो सीमाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जिला होते हैं, उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम कोई भी किसी भी चीज को भली भांति से समझने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि छोटी सी और आसानी से पहुंचने के लिए सर्वोत्तम विधि जो है मानचित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि ग्लोब को हम कहीं हर जगह नहीं ले जा सकते। ग्लोब को केवल पढ़ने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी चीज की जानकारी के लिए जब तक हम पैमाने के आधार पर व्यक्ति या प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक हमें ग्लोब या मानचित्र का प्रयोग अच्छी बात से नहीं समझ पाते। हमको किसी प्रकार की जानकारी लेना होता है या जानकारी देना होता है तो मानचित्र के माध्यम से ही हम भली भांति से व्यक्ति को समझा सकते हैं और मानचित्र के द्वारा ही व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि कौन सी जगह पे आपको जाना है, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है। ठीक ये हम दिशा के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।